वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हॉलीवुड फिल्म ऑर्फन, जिसकी उर्दू में माने यतीम बनते हैं, इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। हॉलीवुड फिल्म ऑर्फन, इस कहानी का आगाज केट और जॉन के तीसरे बच्चे के मुर्दा पैदा होने के बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और ज़हनी दबाव का शिकार होती है। केट, जिसने अपने तीसरे बच्चे को नाम, जो कि बेटी होती है, उसको जेसिका नाम दिया जाता है। इस बच्चे के मरने का ज्यादातर असर जो है वो केट पर होता है, जो कि अल्कोहलिक शराबनोशी की आदी खातून होती है। वो अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए रिहैब सेंटर में एक साइकेट्रिस्ट से इस आदत को छोड़ने के लिए डिफरेंट सेक्शन जो है वो ले रही होती है। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे के मरने के गम को कम करने के लिए एक लोकल ऑर्फनेज से, यतीम खाने से एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। इस सिलसिले में वो एक यतीम खाने में जाते हैं, जहाँ पर वो एक 9 साल लड़की जिसका नाम एस्टर होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। जिसके घर आने के बाद इनकी एक 5 साल गूंगी बहरी बेटी वो एस्टर को अपनी बहन के रूप में कबूल करती है, जबकि केट और जॉन का 12 साल बेटा डैनियल एस्टर को कभी भी अपनी बहन के तौर पर कबूल नहीं करता है और हमेशा उससे मिसबिहेव करता है। कहानी में आगे एक रात दोनों मियाँ बीवी एस्टर के आने के बाद उनकी जिंदगी में होने वाली चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी जो वो चेंज हो चुकी है। वो दोनों इसके आने से खुश होते हैं। दोनों मियाँ बीवी इस दौरान में इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर एस्टर इनको अचानक से इंटरप्ट करती है। इसके बाद केट एस्टर की कुछ बातों और बिहेवियर से इसके बारे में थोड़ा सा सस्पिशियस होती है, उसके बारे में शक गुजरता है और वो हैरान होती है कि इस उम्र के बच्चे जिन बातों को सोच नहीं सकते, जान नहीं पाते हैं, उनके बारे में इसको काफी नॉलेज होता है। और ये ज्यादातर बातें फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड होती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में होते हैं। केट एस्टर की बातों से हैरान होती है और उस पर शक भी गुजरता है। इसके बाद इन्हीं बातों के बारे में वो जॉन को बताती है, बट जॉन की इसके हवाले से डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। वो इस बात को डिफरेंट तरीके से समझता है और केट से कहता है कि हो सकता है ये सारी बातें उसने अपने पिछले फोस्टर पेरेंट्स जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया होगा, उन लोगों से इन बातों को सीखा हो। लेकिन कहानी में आगे केट का ये शक, जो पहले से इस बात की वजह से एस्टर के लिए इसके दिल में पैदा हो चुका था, ये शक उस वक्त मजीद बढ़ता है जब वो एस्टर के हवाले से 2 वाक़यात के बारे में जान पाती है। इनमें से एक, एस्टर एक परिंदे को जब वो बहुत बुरे तरीके से मारती है। ये पिजन जब डैनियल की वजह से जख्मी हो जाता है, लेकिन एस्टर इसको जब वो इस परिंदे पर रहम करने की बजाय बेरहमी से इसको मार देती है और ऐसा इन दोनों बच्चों के सामने करती है। और दोनों बच्चे इस बात से काफी खौफजदा होते हैं और इसके बारे में अपनी माँ को बताते हैं। और दूसरा वाकया, स्कूल में एक लड़की इसको बुली करती है। एस्टर को हर वक्त उसके ड्रेसिंग और उसके बोलने चालने के स्टाइल की वजह से इसको हमेशा चिढ़ाती है, जिसकी वजह से एस्टर को इस पर गुस्सा आता है और वो इसे बदला लेनी चाहती है। इसी वजह से वो इस बच्ची को, जो कि एक पार्क में जिस जगह पर ये बाकी बच्चों के साथ खेल रही होती है, इस बच्ची को स्लाइड पर से धक्का देकर जख्मी कर देती है। ये दोनों वाकयात केट के शक को मजीद बढ़ा देते हैं। केट इस बिहेवियर के बारे में ऑर्फनेज की सिस्टर एबिगेल से भी बात करती है। इसके बाद सिस्टर एबिगेल, जो कि ऑर्फनेज की हेड होती हैं, वो केट और जॉन के घर इनको ईस्टर के हवाले से मुख्तलिफ वाकयात के बारे में बताने के लिए आती है, जो कि बातों बातों में सिस्टर एबिगेल इनको ईस्टर के सस्पिशियस बिहेवियर, जो कि डिफरेंट फैमिलीज जिनके पास वो पहले रह चुकी थी, उनके इर्द गिर्द होने वाले वाकयात के हवाले से, उन फैमिलीज में होने वाले मुख्तलिफ वाकयात, जैसे कि एस्टर लास्ट इस फैमिली के पास थे, वो पूरी फैमिली ट्रेजिकली घर में आग लगने की सूरत से मर गए, लेकिन ईस्टर वहाँ पे महफूज रही। इसके अलावा स्कूल में एक बच्चा जो कि पूरी तरह जख्मी हुआ, उसके पास भी ईस्टर मौजूद थी, लेकिन इनके पास मुकम्मल तौर पर यह सबूत नहीं था। ये तमाम काम, जैसे कि फोस्टर पेरेंट के घर में आग लगना और बच्चे का बुरी तरह जख्मी होना, वहाँ पर ईस्टर के हवाले से कोई भी ऐसे सबूत ना मिल सके कि ये काम उसने किया है। लेकिन सिस्टर एबिगेल इनको यहाँ पे वार्न करती है कि उनको ईस्टर के हवाले से जो वो अवेयर रहना चाहिए, बाखबर रहना चाहिए और उसके तमाम बिहेवियर और कामों को जो वो नोट करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। केट सिस्टर एबिगेल से एग्री करती है और उसकी सारी बातों को मानती भी है, जबकि उसका शोहर इनकी इन तमाम बातों को मानने से इनकार करता है कि हो सकता है कि फोस्टर पेरेंट जो वो हादसाती तौर पर मौत का शिकार हुए हों और बच्चा भी हादसाती तौर पर जख्मी हुआ हो और कोइंसिडेंटली एस्टर वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन उसने ये चीज नहीं की हो। इन जोन्स को क्योंकि छोटी सी बच्ची समझ रहा होता है, तो इसलिए वो सिस्टर एबिगेल की तमाम बातों को मानने से इनकार करता है। इतनी छोटी बच्ची ये चीज नहीं कर सकती है, ये सिर्फ कोइंसिडेंट होगा कि तमाम वाकया जो एक कोइंसिडेंट होंगे, एस्टर का इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि केट का शक मजीद बढ़ जाता है और वो एस्टर पर जो नजर रखती है। सिस्टर एबिगेल के इस विजिट के दौरान एस्टर को क्योंकि डर होता है कि सिस्टर एबिगेल उसको इस फैमिली से दूर कर देगी, वापस ऑर्फनेज ले जाएगी, और वो क्योंकि इस घर में रहना चाहती है, इससे वो सिस्टर एबिगेल को मारने का फैसला करती है और अपने साथ केट की गूंगी बहरी बेटी को भी शामिल करती है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि सिस्टर एबिगेल उसको वापस ले जाने के लिए आई है, तो इसलिए वो इसकी मदद करे सिस्टर एबिगेल को मारने में। सिस्टर एबिगेल जब वापस जा रही होती हैं, ईस्टर मैक्स को
सिस्टर एबिगेल की कार के सामने धक्का दे देती है और ऐसा वो सिस्टर एबिगेल की कार को रुकवाने के लिए करती है। सिस्टर एबिगेल मैक्स के अचानक सामने आने की सूरत में गाड़ी को रोक देती है और उतरकर उस बच्ची को देखने के लिए आती है, जहाँ पर ईस्टर पीछे से आकर हथौड़ी से सिस्टर एबिगेल के सर पर वार करती है, जिसकी वजह से सिस्टर एबिगेल बेहोश हो जाती है। इसके बाद ईस्टर और मैक्स सिस्टर एबिगेल की बॉडी को सड़क के ऊपर से खींचकर झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर सिस्टर एबिगेल, जो कि हथौड़ी की वजह से बेहोश हो चुकी होती है, अचानक से होश में आ जाती है। ईस्टर दोबारा उस पर हथौड़ी के वार करती है और उसको मार देती है और उसकी बॉडी को खाई की तरफ फेंक देती है और फिर तमाम एविडेंस और तमाम चीजें जिनको सिस्टर एबिगेल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करती है, उनको एक बैग में डालकर डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। इसी दौरान में ईस्टर ये देखती है कि डैनियल उनका पीछा कर रहा है और उनकी जासूसी कर रहा है। इसके बाद वो डैनियल को मारने की धमकी देती है और उससे पूछती है कि उसने क्या क्या देखा, जिस पर मैक्स उसको बताता है कि उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ उसको ट्री हाउस में जाते हुए देखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा है। इसके बाद उसको तसल्ली होती है कि डैनियल को इसके किसी भी काम के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन वो डैनियल को धमकी देती है कि वो किसी भी बात के बारे में अपनी माँ को नहीं बताएगा, अगर उसने ऐसा किया तो उसको मार देगी। और इस डर की वजह से डैनियल और मैक्स इस वाक़े के बारे में किसी को भी घर में नहीं बताते हैं। कहानी में आगे केट, जो कि ईस्टर के बिहेवियर की वजह से उस पर हमेशा शक करती है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही होती है। इसके लिए वह ईस्टर की बताई गई तमाम बातों को इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है। ईस्टर क्योंकि इस बात से बाखबर होती है तो इस बारे में वो जॉन से बात करती है, तो जॉन उसको समझाता है कि वो जैसा केट को समझ रही है वो वैसी नहीं है, बल्कि वो इसको बेटी समझती है। और जॉन उसको मशवरा देता है कि उसको अपने और केट के रिलेशनशिप को जो वो मजीद स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहिए, तो उसको उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जॉन की ये बात सुनने के बाद ईस्टर वहाँ से चली जाती है। केट ने घर के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाया होता है, जहाँ पे मुख्तलिफ पौधे, प्लांट्स जो रखे होते हैं। इनमें से एक प्लांट में जेसिका, जो कि केट का तीसरा बच्चा होता है, लेकिन वो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुकी होती है, उसकी ग्रेव पर और उसकी कब्र के फूल जो उसने घर में एक गमले के अंदर लगाए होते हैं। ईस्टर क्योंकि केट से अब नफरत करती है और उसको मजीद जिच करना चाहती है, उसको गुस्सा दिलाना चाहती है, ताकि उसका इमेज जो है उसके शोहर के सामने मजीद खराब हो और वो उसके शोहर के ज्यादा करीब हो सके। इसलिए ईस्टर जेसिका की कब्र के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको तोड़ती है और उनका बुके बनाकर केट को पेश करती है। और केट इन फूलों को देखने के बाद गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ईस्टर का बाजू पकड़ती है, जो कि उसने ज्यादा जोर से नहीं पकड़ा होता है, लेकिन इस वाक़े का फायदा ईस्टर जो उठाती है। इस वाक़े के बाद रात को ईस्टर अपना बाजू खुद तोड़ती है और केट पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसका बाजू तोड़ दिया है। ईस्टर की इस हरकत की वजह से केट दोबारा से डिप्रेशन में चली जाती है, जिस डिप्रेशन से निकलने के लिए उसने इस यतीम लड़की को अडॉप्ट किया होता है। और इस डिप्रेशन की वजह से वो दोबारा शराब नोशी के बारे में सोचती है और वो दुकान से वाइन की 2 बोतल खरीदती है। लेकिन क्योंकि वो शराब नोशी की आदत को छोड़ने के लिए साइकेट्रिस्ट से जब वो मदद ले रही होती है और वो अपनी इस आदत को छोड़ चुकी होती है, और इसी वजह से वो वाइन और शराब पीने के चाह के बावजूद जो है वो खुद को रोक लेती है और इस शराब को जो है वो किचन में सिंक के अंदर जो है वो बहा देती है। लेकिन अगले दिन ईस्टर केट को मजीद तंग करने के लिए जब इनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, इस दौरान में वो अपने बेटे से बात कर रही होती है और ईस्टर क्योंकि जानती है कि उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ है, इस बात का फायदा उठाकर कार की ब्रेक को हटा देती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, जबकि मैक्स उसमें मौजूद होती है। कार क्योंकि बिजी रोड पर चलते हुए साइड पर जमी हुई बर्फ से टकराकर रुक जाती है, जिसकी वजह से मैक्स जो महफूज रहती है, उसको कुछ नहीं होता। ईस्टर इस वाक़े का फायदा उठाती है और जॉन को केट की लाई हुई वाइन की बोतल दिखाती है, जिसकी वजह से वो उस पर नाराज होता है कि उसने दोबारा से शराब नोशी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आज ये वाकया हुआ और मैक्स ट्रैफिक हादसे में मरते मरते बचे। हालांकि उसने शराब नहीं पी होती है, लेकिन एस्टर जाहिर बात है केट के इमेज को खराब कर रही होती है, तो उसका वाइन खरीदना भी उसके लिए खुद के लिए नुकसानदेह होता है और उसका इमेज है उसके शोहर के सामने मजीद खराब हो जाता है, जो कि एस्टर ऐसा चाहती है और वो इंटेंशनली ये सब जो कर रही होती है। इस वाक़े के बाद जॉन और केट जो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ब्राउनिंग केट को सजेस्ट करती है कि उसको दोबारा रिहैब सेंटर में जाना चाहिए। और यहाँ पे जॉन भी उसको थ्रेट करता है, उसको धमकी देता है कि अगर उसने शराब नोशी न छोड़ी तो वो इसको डिवोर्स दे देगा। इस वाक़े के बाद केट का शक जब मजीद बढ़ चुका होता है और तमाम वाक़या जो सिस्टर एबिगेल से जानती है, उसके बाद उसका शक जब मजीद पुख्ता हो जाता है, तो वो एस्टर के बारे में सर्च करती है। इस सर्च के बाद उसको पता चलता है कि एस्टर जो एक एस्टोनियन लड़की है। केट को पता चलता है कि एस्टर जो एस्टोनिया के मेंटल हॉस्पिटल से आई है और ऑर्फिनेज जिसके बारे में एस्टर बताती थी, उस नाम का कोई भी ऑर्फिनेज या यतीम खाना जो वो मौजूद नहीं है। यानी उसकी बताई गई तमाम बातें जो वो झूठ होती हैं, जो कि केट को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलती हैं कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल से इस मुल्क में आई थी। और उसको ये बात भी पता चलती है कि उसकी अडॉप्शन एक इलीगल प्रोसेस के जरिए हुई थी
और वो एस्टोनिया से जब वो इस मुल्क के अंदर इलीगल तरीके से आई थी। कहानी में आगे डैनियल मैक्स से ईस्टर के बिहेवियर के बारे में बात करता है, जहाँ पे मैक्स उसको डम एंड डफ होने की वजह से साइन लैंग्वेज के जरिए इसको समझाती है कि ईस्टर ने जब वो सिस्टर एबिगेल को मारा है। ये बात सुनने के बाद मैक्स ट्री हाउस में जाता है, जहाँ वो सर्च करता है उन चीजों के लिए जिनके बारे में मैक्स ने उसको बताया होता है, लेकिन वो चीजें वहाँ पे मौजूद नहीं होती हैं। और अचानक उसके पीछे ईस्टर आती है और वो तमाम एविडेंस और चीजें जो कि सिस्टर एबिगेल को मारने के दौरान उसने इस्तेमाल की थी उनको मैक्स के सामने फेंकती है और उन पर तेल डालकर आग लगा देती है, जिसकी वजह से पूरे ट्री हाउस में आग लग जाती है और वो खुद वहाँ से निकलकर चली जाती है और मैक्स को वहाँ पर बंद कर देती है। ट्री हाउस जलने की वजह से मैक्स डैनियल वहाँ से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और बुरी तरह जख्मी होता है। इसके बाद ईस्टर डैनियल को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसको ऐसा करने से रोकती है। ट्री हाउस में आग को देखकर केट घर से बाहर आती है और डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर ईस्टर भी साथ होती है। लेकिन जब ये जान लेती है कि वो बच गया है, उसको दोबारा से मारने की कोशिश करती है। इस वाक़ये के बाद केट का शक मजीद बढ़ जाता है और वो हॉस्पिटल में ईस्टर को मारती है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ ईस्टर को मारने से रोकते हैं और उनको लगता है कि ऐसा शायद डिप्रेशन की वजह से है, इससे उसको रिलैक्स करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद जॉन ईस्टर और बच्चों को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर उसी रात जॉन घर में हुए वाक़ये की वजह से डिप्रेशन का शिकार होता है, दुखी होता है। इस गम को कम करने के लिए वो शराब पीता है। यहाँ पे ईस्टर उसके नशे में होने का फायदा उठाती है और वो अपने असल मकसद की तरफ आती है, जो कि अब तक वो करती आई थी। वो जिन डिफरेंट फैमिलीज के पास रही थी, वहाँ पे उसका मेन मकसद और मेन टारगेट जो होता था उस फैमिली या घर के मर्द होते थे, और वो क्योंकि एक ग्रोन वुमन होती है तो वो इन मर्दों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, जो कि जाहिर बात है घर के मर्द जो है उसको एक बेटी की तरह देख रहे होते हैं, बेटी की नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से ईस्टर अपने मकसद में नाकाम रहती है और बदले में उन फैमिलीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और वही चीज वो यहाँ पे अप्लाई करती है और शराब के नशे में दूध जॉन को सड्यूस करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ माइल करती है, जो कि नशे में होने के बावजूद इतनी सेंसेस में होता है कि वो उसको ऐसा करने से रोकता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने अपना ये बिहेवियर चेंज ना किया तो वो उसको दोबारा ऑर्फिनेज भेज देगा। जॉन के इस बिहेवियर की वजह से ईस्टर गुस्से में आ जाती है और उसको जान से मार देती है। जबकि हॉस्पिटल में केट होश में आने के बाद उसको एक कॉल आती है, जहाँ पर उसको पता चलता है, और ये कॉल जो है एस्टोनिया के मेंटल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का होता है, जो केट को बताता है ईस्टर जब उनके मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है और ये एक 33 साल औरत है और इसका नाम लीना क्लैमर है, और उसको बताता है कि उसको एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन्स में खराबी की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो रुक गई है और वो एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। और ये भी बताता है कि उसकी ज्यादातर जिंदगी खुद को एक छोटी सी लड़की दिखाते हुए पोज करते हुए जो गुजारी है। और उसको ये भी बताता है कि लीना ने अब तक 7 लोगों का मर्डर किया है, जिनमें वो फैमिली भी शामिल है जिसने लास्ट टाइम इसको अडॉप्ट किया था, और ऐसा इसलिए हुआ जिस कपल ने इनको अडॉप्ट किया था और इस खातून के हस्बैंड को ये सड्यूस करने में नाकाम रही, उसको अपनी तरफ माइल ना कर सकी, जिसकी वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ईस्टर जो कि रिबन हर वक्त अपनी कलाई और गर्दन पर पहने रखती थी, ऐसा वो इसलिए करती थी कि वो अपनी गर्दन और हाथों पे जो स्कार्स थे उनको छुपाने के लिए ऐसा करती थी। और इसी दौरान घर पर ईस्टर जो कि लीना है अपना तमाम मेकअप उतारती है, जिसको उसने छोटी सी लड़की का बेस के तौर पर पहना होता है। लीना अपने तमाम बेस को तब्दील कर देती है जो कि उसने एक छोटी लड़की का अपनाया होता है। उन तमाम चीजों को उतारती है जिनकी वजह से वो छोटी सी लड़की नजर आती है। अब वो एक मुकम्मल एक औरत नजर आती है और जॉन को चाकुओं के वार करके मार देती है, और उसको ऐसा करते हुए मैक्स देख लेती है। हॉस्पिटल में केट ये सब जानने के बाद घर की तरफ भागती है। लीना घर में मौजूद गन लेती है और केट को मारने की कोशिश करती है, और उसका मकसद क्योंकि पूरी फैमिली को मारना होता है। मैक्स ईस्टर से छुपते हुए ग्रीन हाउस में खुद को छुपा लेती है, जबकि केट ग्रीन हाउस की छत पर खुद को छुपा लेती है। लेकिन लीना इनको ढूंढ रही होती है। ढूंढने के दौरान उसको मैक्स नजर आती है और वो मैक्स पर फायर करती है, लेकिन केट उसको रोकना चाहती है। और लीना को जब पता चलता है कि केट छत के ऊपर है तो वो उसकी तरफ फायर करती है और छत का शीशा टूट जाता है, और छत क्योंकि शीशे की होती है और फायर लगने की वजह से वो टूट जाता है, और केट छत से गिरकर लीना के ऊपर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। केट मैक्स को लेकर फौरन बाहर जाती है और पुलिस के आने का इंतजार करती है, लेकिन लीना घर के बाहर बर्फ से जमे हुए तालाब के पास केट पर हमला करती है, और इस लड़ाई के दौरान में लीना के हाथ से गन जो है वो दूर गिर जाती है और मैक्स इस गन को पकड़कर लीना पर वार करती है। वो गोली इसको नहीं लगती है, बल्कि वहाँ पर बर्फ से जमे हुए तालाब के ऊपर पर लगने की सूरत में वहाँ से बर्फ टूट जाती है। लीना और केट पानी के अंदर चले जाते हैं। केट पानी से बाहर आ जाती है। इसी तरह लीना भी उसकी टांग पकड़ते हुए पानी से बाहर आ जाती है
और केट को उसको बचाने के लिए कहती है और उसको माँ कहती है, जिसको सुनकर केट को गुस्सा आता है और उसको ये कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है और उसके मुंह पर पैर मारती है, जिसकी वजह से लीना का जबड़ा और उसकी गर्दन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और वो इसी तालाब के अंदर डूब जाती है। जबकि केट और मैक्स पुलिस से मिलते हैं और उनको इस वाक़े के बारे में बताते हैं, जहाँ पे मूवी जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें क्या इंसानी सोच है, ये कहानी से क्या सीखा जा सकता है या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये कोट्स कोटेशन जो इसमें बयान की गई वो ये है। सबसे पहला फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया है, शराब के आदि इंसान अपनी इस आदत को खत्म करने का फैसला इनको खुद करना पड़ता है। सेल्फ रेजिस्टेंस यानी इन इंसान को अगर कोई बुरी आदत खत्म करना हो तो इसके लिए अंदर जो वो विल पावर इतनी होनी चाहिए कि वो इस चीज पे जो वो ओवरकम हो सके, इस पर काबू पा सके। जैसे कि इस कहानी में केट जो है वो अपनी इस हैबिट पर या जो क्रेविंग थी इस चीज के लिए उसको रेजिस्ट कर पाई, उस पर काबू पा सकी। और ऐसा वही इंसान कर पाते हैं जो अपनी इसके लिए जो तलब होती है उसको रेजिस्ट कर सके, उसको रोक सके, जैसे कि कहानी में किया। लेकिन क्योंकि इस चीज का फायदा जारी बात है, जो इंसान में हैबिट होती है या बुरी आदत जो होती है उसका फायदा जो वो दूसरे लोग उठाते हैं। जैसे कि इस कहानी में ईस्टर ने केट की इस आदत का फायदा जो उठाया, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है। हमारे आसपास भी हमें इस तरह की चीजें जो नजर आती हैं, यानी लोग जो हमारी कमजोरियों से जो फायदा उठाते हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, बड़ी उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करते हुए फैसला करना जो वो बहुत मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बहुत कुछ पहले से सीख चुके होते हैं और ऐसे बच्चे अगर बुरी आदतों के साथ हों तो ऐसे बच्चों को संभालना जो वो काफी मुश्किल होता है। जैसे कि इस कहानी में जो कि एक बच्ची तो नहीं थी, एक बड़ी उम्र की औरत थी जिसने छोटी लड़की का बेस बदला हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, आपको कोई चीज किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती है, बस इस काम को अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और एक दिन आप इस काम में महारत जब वो हासिल कर लेते हैं। ईस्टर जब वो पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेती है, जिसकी वजह वो ये बताती है। इन हॉस्टल में उसके पास बहुत स्पेयर टाइम होता है जिसको वो ज्यादातर पेंटिंग करने में गुजारती है और इसी वजह से उसमें इसको महारत हासिल हो जाती है और ये कपल जब उसकी पेंटिंग से मुतासर होते हैं और इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होना ये इंसान को एक तरह से स्पेशल होने को भी जाहिर करती है, लेकिन इंसान इस बात को शायद समझ नहीं पाते हैं और अलग डिफरेंट स्पेशल होने पर सारी उम्र जो है वो कुटते रहते हैं, जो कि रियलिटी एक फैक्ट है। कि हम अगर आम ह्यूमन बेबी की बात की जाए तो रंगत, तो इंसान की जो रंगत होती है सफेद होती है, काली होती है, ये सांवले लोग होते हैं। तो जिन अफराद का डार्क कम्प्लेक्शन होता है तो सारी उम्र बेचारे इस चीज में ही गुजार देते हैं, कम्प्लेक्शन में रहते हैं, एहसास कमतरी में रहते हैं। हालांकि ये इनकी खूबसूरती भी है और इनको एक स्पेशल बनाती है और सेकेंडली ये दूसरे लोगों से इनको डिफरेंट करती है। लेकिन आम लोग जाहिर बात है स्पेशल होने को नहीं समझते हैं, बल्कि इसको कमतरी समझते हैं और सारी उम्र इस बात पर जो कुटते रहते हैं। आप इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा ये फैक्ट आया दुरुस्त है या नहीं, या आपको आसपास नजर आता है या नहीं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो इसमें शेयर किया गया है, औरतों की निस्बत मर्द दूसरी औरतों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि कहानी में जॉन ईस्टर की बातों में आ जाता है, यानी ईस्टर अपनी बातों में फंसाकर ऐसा जाल बुनती है कि वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना सिर्फ मर्द चालाक और मुनाफिक औरतों की बातों में आ जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं, औरतें भी होती हैं जो मुनाफिक लोगों की बातों के जाल को जब वो समझ नहीं पाती हैं और वो भी इनकी बातों में आ जाती हैं। यानी यहाँ पे दोनों की रेशो सेम ही है, यानी मर्द भी आ जाते हैं और खवातीन भी आ जाती हैं। लेकिन कहानी के हवाले से जो फैक्ट है वो ये है कि औरतों की निस्बत मर्द जो है वो दूसरी औरत की बातों में जो है वो जल्दी आ जाते हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब कोई इंसान आपके लिए अपनी नफरत को जाहिर करना चाहता है तो वो आपकी बहुत ही अजीज और प्यारी चीज या इंसान को जो है नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि केट के गार्डन में लगाए गए फूल जो उसने अपने मरे हुए बच्चे की याद में लगाए होते हैं, ईस्टर इनको तोड़कर खराब कर देती है, जिस पर केट को जो है बहुत दुख होता है। और ईस्टर का क्योंकि मकसद ही होता है उसको दुख पहुंचाना, तो वो इसलिए ऐसा करती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, क्रिमिनल माइंड लोग दूसरे लोगों का ध्यान इनकी तरफ जो नहीं आने देते हैं, यानी वो दूसरे लोगों से सिंपैथी हमदर्दी हासिल करके उनके जहन को दूसरी बातों और कामों की तरफ लगाए रखते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये लोग जो इनके जराइम को जो वो ना जान पाए जो वो इन लोगों के करीब रहकर कर रहे होते हैं। जैसे कि ईस्टर, यानी वो सबको जो ऐसे उलझाए रखती है, इसकी तरफ जो किसी का ध्यान नहीं जाता है। यानी केट और जॉन को बिजी रखती है लड़ाई झगड़े में, लेकिन बच्चों को जो वो इस तरह डरा के रखती है कि वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते। तो ये क्रिमिनल जो माइंड लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं और आई थिंक ये लोग जो वो हमारे आसपास भी होते हैं। इस फैक्ट के हवाले से मैं एग्री करना चाहूंगी। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, नफ्सियाती और ज़हनी मरीज लोग जो कि आम लोगों के साथ ही रह रहे होते हैं, ये लोग बाजारी तो बड़े तमीजदार वेल मैनर्ड लोग होते हैं,
लेकिन दूसरों को बर्बाद और तबाह करके और इनको अजियत देकर जब इनको सुकून मिलता है और किसी न किसी तरह दूसरे लोगों की जिंदगी जब वो खराब करते रहते हैं। और खासतौर पर ऐसे लोग जिनसे इन अफराद को जब वो जाती रंजिश होगी, दुश्मनी होगी, ऐसे अफराद जो होते हैं इन लोगों के ज्यादा शिकार होते हैं, यानी नफ्सियाती मरीजों के ज्यादा शिकार होते हैं। और इस स्टोरी में ईस्टर जब वो एक ऐसी इंसान थी जो कि जारी बात है ज़हनी मरीज थी, जो कि कहानी के एंड पर जब इस बात का खुलासा हो जाता है कि वो एक पागल खाने से जब वो रहा होके आम लोगों के दरमियान रहकर उनकी जिंदगी को जब वो खराब कर रही होती है, उनकी जान ले रही होती है। लेकिन आई थिंक ये फैक्ट जब वो काफी हद दुरुस्त है, यानी काफी बज़ाहिर तंदुरुस्त और सही नजर आने वाले लोग जो कि ज़हनी मरीज होते हैं वो असल में इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को जब वो खराब करते रहते हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। कहानी के हिसाब से तो ये जारी बात है असल में कोई नफ्सियाती मरीजा और पागल होगी, लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो कि बाजारे तो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं लेकिन होते ज़हनी मरीज हैं और दूसरों की जिंदगी तबाह करना इनका मकसद होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।